अतुलितबलधामा हेमशैलाम्बदेहं धनुजमन् कृशानु ज्ञानिनानामगणनयं सकलगुणनिधाना वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज 12 तारीख दिन मंगलवार है। सर्वप्रथम हनुमान जी की श्लोक से आराधना करने के उपरांत आज हम अपने टॉपिक पर आएंगे। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी विषय को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है वर्ण अर्थात अक्षर। अक्षरों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए, वर्ण, इसको अक्षर, वर्ण माने क्या होता है? अक्षर होता है, रंग होता है, जाति होता है, भेद होता है, ध्वनि होता है। ठीक है। वर्ण एक शब्द है और इस शब्द का कई अर्थ होते हैं: अक्षर, रंग, जाति, भेद और ध्वनि इत्यादि। तो यहाँ पे जो हम हिंदी विषय में जो वर्ण लेकर आए हैं, इस वर्ण शब्द का जो अर्थ है अक्षर से संबंधित है। और हिंदी जो वर्णमाला है उसमें कितने अक्षर होते हैं और प्रत्येक अक्षरों को क्या क्या नाम दिया गया है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में सभी वर्णों की जो संख्या बताई गई है, स्वर प्लस व्यंजन दोनों को मिलाकर के 52 वर्ण आता है। अर्थात क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी वर्णमाला में पूरे वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 52। 52 यानी 52 जो वर्ण है, इस 52 वर्णों में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 11, क्योंकि इसमें 11 ही स्वर आते हैं। टोटल अगर लेखन के आधार पर देखा जाए तो आपको 13 दिखाई देगा, लेकिन उसमें से 2 जो वर्ण हैं, अंग और अह, उनको अयोगवाह स्वर वर्ण माना जाता है। ठीक है। तो टोटल जो वर्ण है वह 52 है, जिसमें से 33 व्यंजन वर्ण है। क्वेश्चन ये आता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33। पूरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4। ये सब क्वेश्चनों का जवाब हम इनको पढ़ेंगे तो पूरा हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। पहला जो वर्ण है, वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब, ह्रस्व में क्या होता है? छोटा स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात बड़ा स्वर। तो जो वर्ण है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी कि जो वर्ण है, वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। एक होता है आपका स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। ठीक है। दूसरा जो होगा वह होगा व्यंजन वर्ण। ठीक है। तीसरा जो होगा संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। तो इस तरह से जो वर्ण है उसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक होगा स्वर वर्ण और दूसरा क्या होगा? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण में ही ये संयुक्त वर्ण
आते हैं। तो स्वर वर्णों की जो संख्या बताई गई है वह 11 है, व्यंजन वर्णों की जो संख्या बताई गई है वह 33 है, संयुक्त वर्णों की जो संख्या बताई गई है वह कितना है, 4 है। इस तरह से उच्छिप्त वर्ण भी इसमें आते हैं। चौथा, उच्छिप्त वर्ण, क्षिप्त वर्ण। अब उच्छिप्त वर्णों की जो संख्या है वह 2 बताई गई। उच्छिप्त जो वर्ण है वो कितने हैं, 2 वर्ण है, जिनको हम अतिरिक्त वर्ण की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आता है 5वां, ये है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण, तो अयोगवाह वर्णों की संख्या अगर क्वेश्चन में हिंदी में आ जाता है कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है। जो 6वां होगा, अब इसको थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। 4, 8, 10 और 10 2 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1 हुआ, 3 1 4 1 5, ये 5 तो मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे, 52 वर्ण। अब जो स्वर होता है उसकी संख्या 11 बताई गई है, यानी अ से औ तक, अ से औ तक ये टोटल हो जाएंगे 11 वर्ण। ठीक है। क से ह तक, क से ह तक ये आपके हो जाएंगे 33 वर्ण। संयुक्त जो व्यंजन वर्ण है तो इसमें 4 आते हैं, कौन कौन से, छ त्र ज्ञ स्र, ये हो जाएगा छ त्र ज्ञ और ये स्र, ये आते हैं इसमें, जिसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण अर्थात अतिरिक्त वर्ण जिनकी संख्या 2 बताई गई है, एक ये हो जाएगा ढ और एक ये हो जाएगा ड़। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे करते हैं तो ये क्या है, अंगा है, लेकिन इस तरह के वर्ण मिलते हैं और यहाँ पे लगा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अड़ा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखना है, पेड़ा, इसको बोलते हैं घड़ी, तो ये क्या है, अड़ा है, तो इसको उच्छिप्त वर्ण बोलते हैं या इसको अतिरिक्त वर्ण भी कहा गया है। अयोगवाह वर्णों की जो संख्या है वह 2 बताई गई है हिंदी में, अंग और आहा। ठीक है, अंग और आह, तो इसको अयोगवाह वर्ण क्यों कहा गया है, अयोगवाह वर्ण का मतलब वह वर्ण होता है जो न तो स्वर हो और न ही व्यंजन हो। जैसे अंग को देखा जाए तो इसमें देखिए, अंग अगर बोलेंगे तो अ प्लस अंगा, ठीक है, अह बोलते हैं तो अ प्लस हा, अह, तो इसमें आप देखिए अ भी आ रहा है और अंगा भी आ रहा है, यानी अ स्वर है और अंगा व्यंजन है, अ स्वर है और ह क्या है, व्यंजन है। तो अब इस समस्या ये आती है कि ऐसे वर्णों को हम क्या कहें, स्वर कहें या व्यंजन कहें। तो इसलिए इन 2 वर्णों को अयोगवाह वर्ण माना गया है। ठीक है। अयोगवाह वर्णों की जो संख्या है हिंदी में वह सिर्फ और सिर्फ 2 है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन संस्कृत के पेपरों में, यूटेट के पेपरों में पूछ दिया जाए कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 4। ठीक है। थोड़ा सा देख लेंगे अयोगवाह वर्ण जो संस्कृत में होते हैं। संस्कृत में अयोगवाह वर्ण, तो अयोगवाह वर्णों की जो संस्कृत में संख्या है वो 4 है। पहला हो जाएगा विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। दूसरा अनुस्वार, ठीक है, विसर्ग का मतलब जैसे अह क्या है, विसर्ग है, और अंग पे क्या है, और इसको अनुस्वार बोलते हैं। तीसरा जो संस्कृत में माना गया है जिसको हम जीवामूली वर्ण बोलते हैं, जीवामूली वर्ण,
मूलीय वर्ण। तो जीवामूली जो वर्ण है इनकी संख्या 2 बताई गई है, जिनको अयोगवाह वर्ण बोला गया है, जैसे क है, ख है, लेकिन इससे पूर्व क्या होगा, आधा विसर्ग जैसा लगा रहेगा, ये आधा विसर्ग जैसा। तो ये भी क्या है, अयोगवाह वर्ण है, क्योंकि ऐसे वर्णों का माहेश्वर सूत्रों में कहीं पर भी पाणिनि जी ने जिक्र नहीं किया है, तो ऐसे वर्णों को भी अयोगवाह वर्ण माना गया है। और ऐसे वर्ण संस्कृत जो विषय है, ऐसे साहित्यों में ऐसे वर्ण भी मिलते हैं। चौथा जो हो जाएगा उपध्यमानीय वर्ण, उपध्यमानीय वर्ण, ठीक है, उपध्यमानीय वर्ण। तो ये क्या होता है, प और ये फ, लेकिन इसके पूर्व क्या होगा, आधा विसर्ग जैसा होगा। तो जब आधा विसर्ग जैसा होगा तो इसको भी क्या माना गया है, उपध्यमानीय वर्ण। और ऐसे वर्ण भी संस्कृत साहित्य में आते हैं। तो संस्कृत पेपरों में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 बताएंगे, और हिंदी के पेपरों में अगर पूछता है कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 2। टोटल हिंदी वर्णमाला को आप पढ़ रहे हैं, और हिंदी वर्णमाला में वर्ण को हम लोग पढ़ रहे हैं, और वर्णों में पूरे वर्णों की जो संख्या है वह 52 है। और इन 52 वर्णों को स्वर, व्यंजन, संयुक्त, उच्छिप्त, अयोगवाह वर्णों में बांटा गया है। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, लुंठित, लुंठित, लुंठित वर्ण। तो लुंठित जो वर्ण है वह क्या है, र, ठीक है, लुंठित वर्ण को र बोला गया है। तो र कौन सा वर्ण है, लुंठित वर्ण, क्योंकि जब इस वर्ण को हम बोलते हैं र, तो हमारी जो जीवा है ऐसा लगता है कि जैसे मुख के अंदर से लुढ़कते हुए बाहर निकल रही हो। तो ये जो वर्ण है लुढ़कते लुढ़कते आते हैं, इसलिए इनको लुंठित वर्ण बोला गया है। 7वां जो हो जाएगा पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक जो वर्ण होता है उसको जो है ल को बोला गया है। ल कौन सा वर्ण है, पार्श्विक वर्ण है, ल को पार्श्विक वर्ण बोला गया है। तो ये सारे पार्श्विक वर्ण का मतलब कि जब हम ल बोलते हैं, ल ल, तो मुख के अंदर देखिए जीभ के दोनों तरफ से, पार्श्विक पास यानी जीभ के पास से, अर्थात दोनों तरफ से जो हवा है बाहर निकल रही है, इसलिए ल को क्या बोलते हैं, पार्श्विक वर्ण बोला गया। र को क्या बोलते हैं, लुंठित वर्ण बोला गया है। अमानक वर्ण किसे बोला गया है, तो अमानक वर्ण जो है झ को बोला गया है। झ कैसा होता है, तो आप देखे होंगे ऐसे ऐसे करके ये झूला की तरफ बना दिया जाता है, जो अधिकांशतः आप देखे होंगे ऐसे बना रहता है, तो इसको अमानक वर्ण बोला गया है। जैसे पुराना जो डालडा घी का डब्बा था उस पर झूला ऐसे लिखा जाता है, ये अमानक वर्ण है। तो ये सारे वर्णों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ये तो थोड़ा सा आप लोगों ने इस तरह से जाना, लेकिन अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, लुंठित स्वर किसे कहते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है। आज सिर्फ हम स्वरों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे, और अगला जो वीडियो होगा उसमें व्यंजन वर्णों को जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं स्वर। पहला क्या है, स्वर। स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर, स्वरो राजन्ते इति स्वरा, इसकी परिभाषा है स्वरो राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जिन व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने में या जिन स्वर वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरो राजन्ते इति स्वरा, जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर क्या होता है, स्वर एक स्वतंत्र वर्ण है, वह किसी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं लेता है। जैसे मान लीजिए कि अ है, तो अ में कोई स्वर नहीं है, अ में देखा जाए तो कोई व्यंजन वर्ण नहीं है, कोई और स्वर भी इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। आ क्या है, स्वतंत्र है। तो जैसे आ से ओ तक के जितने वर्ण हैं वह सभी अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं, किसी अन्य की सहायता नहीं लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पे क बोल दिया जाए या का बोल दिया जाए
तो क में देखिए, क में क्या जुड़ा है, क प्लस अ, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इसको भी, क प्लस अ, यानी कि क के साथ साथ अ जुड़ा हुआ है। तो जो ये क है, ये क स्वतंत्र वर्ण नहीं है, क्योंकि क एक व्यंजन वर्ण है और वह किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है। तो जो व्यंजन वर्ण है वह व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और जो स्वर होते हैं किसी अन्य वर्ण की सहयोग नहीं लेते हैं, अपने आप में यह क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो जो स्वर होता है, स्वरो राजन्ति इति स्वरा, अर्थात वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब जो स्वर है उस स्वर को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या है, प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है, ह्रस्व माने होता है छोटा, दीर्घ माने होता है बड़ा। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ह्रस्व स्वर की परिभाषा, ह्रस्व स्वर की परिभाषा, तो काल के आधार पर, काल के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। काल माने क्या होता है, समय, काल माने क्या होता है, समय। समय के आधार पर, अर्थात काल के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं वह 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिन स्वरों का बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में या जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। कोई भी वर्ण हो, अगर उस वर्ण को बोलना है और एक मात्रा का उसमें समय लगे तो उसे क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, आ, ई, उ। तो ये जो वर्ण है यह छोटे हैं और इनको जब हम बोलते हैं तो एक मात्रा का ही क्या होता है, समय लगता है। तो ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर हैं, छोटे स्वर हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे। ठीक है, अ में मात्रा कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी आई जैसे जो मात्रा है इसका मतलब क्या होता है, 1। जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, ठीक है, 2 मात्रा का समय लगे उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, आ है, बड़ी हो जाएगा, बड़ाऊ हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर हो गया। और ये क्या हो गया, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे, क्योंकि इन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लग रहा है, दीर्घ स्वर। ठीक है, जैसे इसको देखा जाए तो यहाँ पे एस जैसा चिन्ह होगा और इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है।
तो काल के आधार पर जो स्वर होते हैं, स्वरों के जो भेद बताए गए हैं वह हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर 3 भागों में बांटे गए हैं। हर्ष स्वर जिन वर्णों को बोलने में 1 मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर बोलेंगे। जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, यानी यश जैसा जो चिन्ह है इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगे उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। पलुत स्वर किसे कहते हैं, पलुत स्वर का मतलब तो जिन वर्णों को बोलने में 3 मात्रा का समय लगे, अर्थात हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, इन दोनों स्वरों से तिगुना समय लगे उसे क्या बोलते हैं, पलुत स्वर। जिन वर्णों को बोलने में 3 मात्रा का समय लगे उसे बोलेंगे पलुत स्वर। तो जो ये पलुत स्वर है, पलुत स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। यानी कि जैसे कोई दूर व्यक्ति हो, कोई जो दूर व्यक्ति हो और दूर व्यक्ति को बुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोर से आवाज देते हैं, राम। तो राम ऐसे बोलते हैं, श्याम, मोहन। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो ध्वनियां है वहां तक पहुंचने में कितना समय ले रही है। जैसे मान लीजिए कि राम बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं राम, ठीक है, राम। देखिए अब दूर है तो ऐसे नहीं कहेगा ना राम, हे राम, राम हो, ऐसे करते हैं ना। तो जब राम हो बोलेंगे तो इस तरह से जो ध्वनियां है, यह ध्वनियां 3 गुना समय लेती है। तो इसको बोलते हैं पलुत। या फिर बोलते हैं ओम, ऐसे उच्चारण करते हैं ओम। तो ओम का जो उच्चारण कर रहे हैं, तो ओम में देखिए ओम ऐसे रहता है ओम। तो इस तरह से आ, ये इसका मतलब क्या होता है, आ आ आ, ये सब यश जैसा जो चिन्ह है इसको बोलेंगे आ। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे उसे पलुत स्वर कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर बोलेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर बोलेंगे। और जिन वर्णों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलेंगे, पलुत स्वर कहते हैं। चलिए आइए फिर इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो दीर्घ हर्ष जो स्वर है, हर्ष स्वर को लघु स्वर भी कहा गया है। हर्ष स्वर को क्या कहा गया, लघु स्वर। लघु माने छोटे स्वर। हर्ष स्वर को क्या कहा गया है, हर्ष स्वर, लघु स्वर, और इसको छोटा स्वर भी कह सकते हैं, छोटा स्वर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी जो वर्णमाला है उसमें हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, हर्ष स्वरों की जो संख्या है वह कितनी है। तो हर्ष स्वरों की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है, 4। हर्ष स्वरों यानी लघु स्वर, इसकी जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 4। देखिए आ, छोटी ई, छोटा उ और ये री। तो जो ये हर्ष, ये सब क्या है, हर्ष स्वर। और इन स्वरों को जब हम बोलेंगे तो काल के आधार पर इसमें जो समय लगेगा वह 1 मात्रा का समय लगेगा। यानी कि अ, इसके लिए भी यही मात्रा लगेगा, ई के लिए भी यही मात्रा, उ के लिए भी यही मात्रा, और री के लिए, यानी छोटी री है तो छोटी री के लिए भी यही मात्रा। और ऐसा जब चिन्ह लगा हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1 होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। तो हर्ष स्वरों की जो संख्या वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हिंदी में बता रहा हूं, अगर इसी को पूछ दिया जाए संस्कृत के पेपरों में कि हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 5, क्योंकि इसमें एक और वर्ण बढ़ जाता है, कौन सा, लृ। तो आ ई उ री लृ। तो जो ये लृ है यह संस्कृत के पेपरों में
या उसमें आने वाले यह वर्ण है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं हिंदी विषय, तो हिंदी विषय से ही संबंधित जानने का प्रयास करते हैं। हर्ष स्वरों की जो संख्या है, लघु स्वरों की संख्या है या छोटे स्वरों की जो संख्या वो कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? बस थोड़ा चेंज कर दिया गया। मूल जो स्वर है तो उनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इस पर देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। दीर्घ स्वर, ये हर्ष स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? हर्ष स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएंगे 4। इसी को थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाएगा कि छोटे स्वरों की संख्या कितनी है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसको मूल स्वर भी कहा गया है। तो मूल स्वरों की भी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, दीर्घ स्वर को समझते हैं। दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वह कितनी बताई गई है? तो जो दीर्घ स्वर है, देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा मूल दीर्घ स्वर, ठीक, और दूसरा हो जाएगा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब तक आप लोगों से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप 4 बता देते थे। छ, त्र, ज्ञ, स्र। क्वेश्चन ये है डीएलएड के जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उन लोगों से कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त स्वरों की भी संख्या आपका कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कैसे देखेंगे? मूल जो दीर्घ स्वर हैं वह हो जाएंगे आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक है, आ, बड़ी, बड़ा उ। ये क्या हो गए? मूल दीर्घ स्वर। संयुक्त जो स्वर होगा ए, आई, ओ, औ। ये जो 4 वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ, यानी कि आ है, बड़ी है, बड़ा उ है। अब टोटल जोड़ लेंगे तो मूल जो दीर्घ स्वर होगा इसकी संख्या हो जाएगी 3। संयुक्त जो स्वर होगा इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। टोटल वर्ण कितने हो रहे हैं? 4। ये हो गया 4 3 7, 7 4 11। ये हो गया 4, ये 3 और ये 4, टोटल कितने हो जाएंगे? 11। तो क्वेश्चन ये आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर बस यही होगा कि जो स्वरों की संख्या है वो टोटल कितनी है? 11। 11 स्वर है, 11 स्वर होते हैं। इसको बोलते हैं मूल स्वर या मूल हर्ष स्वर। ये मूल स्वर है, मूल स्वर, हर्ष स्वर, छोटे स्वर 4। मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ। संयुक्त स्वर ऐ, ओ, ऐ है, औ है, ओ है, औ है। 4 हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है, अब ये तो आप समझ लिए होंगे कि ये मूल स्वरों की संख्या 4 है जिसको हर्ष स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वह कितना हो जाएगी? 7 हो जाएगी। लेकिन उस दीर्घ स्वर को 2 पार्ट में बांटा गया, मूल दीर्घ स्वर और एक क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर। अब देखिए मूल दीर्घ स्वर प्लस संयुक्त स्वर बराबर क्या होगा? मूल दीर्घ स्वर प्लस संयुक्त स्वर बराबर क्या होगा? मूल दीर्घ स्वर प्लस संयुक्त स्वर बराबर संधि स्वर। संधि स्वर। देखिए यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर इन दोनों का क्या हुआ है? मेल हुआ है, संधि हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्या? संधि स्वर। क्वेश्चन ये आता है, जैसे पहला क्वेश्चन ये आ जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या,
ठीक है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। तो जो मूल दीर्घ स्वर हैं और संयुक्त स्वर हैं, तो इसको भी दीर्घ स्वर बोलते हैं, इसको भी दीर्घ स्वर बोलते हैं, लेकिन इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं और इसको मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो जो दीर्घ स्वरों की संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 3 ये और 4 ये। तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 7। दूसरा क्वेश्चन, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या जो थी वह 7 थी, मूल दीर्घ स्वर। तो मूल जो दीर्घ स्वर है, मूल दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 3। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। संयुक्त स्वरों की संख्या, तो संयुक्त जो स्वर है इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। आप देख रहे हैं 4। क्वेश्चन ये आता है चौथा कि संधि स्वरों की संख्या कितनी है। संधि स्वरों की संख्या, तो संधि स्वरों की संख्या आप देख लीजिए, 3 ये प्लस 4 बराबर कितना हो जाएंगे, 7। 3 प्लस 4 बराबर 7। तो संधि स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वर्ण से संबंधित यूपी टेट, सी टेट में भी पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा संयुक्त स्वरों के बारे में। मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देख लेंगे। मूल दीर्घ स्वर की परिभाषा, वह स्वर वर्ण जो जिनका निर्माण समान वर्णों से हुआ हो। वह वर्ण जिनका निर्माण समान वर्णों से हुए हों उसको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा समझ लीजिए, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो वह वर्ण जिनका निर्माण समान वर्णों से हुआ हो उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा, अ प्लस अ बराबर ये क्या हो गया, आ। छोटी प्लस छोटी बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी। तीसरा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो आप देखिए, तो जो यहां पे आप देखते हैं इसको क्या बोलेंगे, मूल दीर्घ स्वर। यानी जब एक समान वर्णों से जिन वर्णों का निर्माण होता है उन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आ और अ, छोटी और छोटी, छोटा हूँ और छोटा हूँ क्या है, समान है। यानी यहाँ पे भी आ है तो यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे छोटी है तो यहाँ पे भी छोटी, और यहाँ छोटा हूँ है तो यहाँ पे छोटा हूँ है, तो इसको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। समान वर्णों से इन वर्णों की उत्पत्ति हुई है। अब क्वेश्चन आता है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो संयुक्त स्वर की परिभाषा है कि जब अलग अलग वर्णों के मिलने से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे जैसे ए है तो अ प्लस ई से क्या बना है, आई। इसका शुद्ध उच्चारण क्या, नाम क्या होगा, आई, आई। ठीक है, आ प्लस ये बोलते हैं आई, आ प्लस ए से क्या बना है, आए। ठीक है, आ प्लस ए से क्या बनेगा, आए। आ प्लस ऊ से क्या बना है, आऊ।
ठीक है, औ, और अ प्लस ओ से क्या बना है, औ। इसको पढ़ते हैं आ ओ। अ प्लस छोटी बराबर आई, अ प्लस ए बराबर आए, अ प्लस उ बराबर औ, अ प्लस ओ बराबर औ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे भी अलग अलग वर्ण है, आ और ई, आ ए, ये दोनों जगहों पे देखेंगे तो पहला पद दूसरा पद दोनों जगह जो है अलग अलग वर्ण है। तो जब अलग अलग वर्णों से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे बोलेंगे संयुक्त स्वर। और मूल दीर्घ स्वर प्लस संयुक्त स्वर के मेल से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे, संधि स्वर। संधि स्वर। तो संधि स्वरों की संख्या बताई गई है 7। दीर्घ स्वरों की संख्या हिंदी में बताई गई है 7। संस्कृत में अगर पूछ दिया है संधि स्वरों की संख्या तो 8 हो जाएगी, दीर्घ स्वरों की संख्या तो 8 हो जाएगी। यानी टोटल आप हिंदी में आप जो स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं तो इसमें स्वर वर्णों की जो संख्या है वो 11 बताई गई है। और इन वर्णों को जानने के बारे में हम लोग प्रयास किए हैं। पल्लुत जो स्वर होता है, जिन वर्णों का बोलने में या उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है, उसे पल्लुत स्वर बोलते हैं। यानी दूर किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए पहले के ज़माने में नाटक और ड्रामा इत्यादि में इन वर्णों का उच्चारण होता था, शब्दों का उच्चारण होता था। तो वीडियो और अधिक लंबा ना हो इसलिए जो समय के आधार पे जो स्वर वर्ण थे उसको हम लोग आज इस वीडियो में जाने, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, पल्लुत स्वर। और इससे संबंधित जो अगला वीडियो है उसमें हम लोग अभी स्वर वर्ण को ही पढ़ेंगे कि जीवा की स्थिति के आधार पर कितने जो स्वर वर्ण हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये समझ में आपको आया होगा। अगर यह वर्ण समझ में आया होगा, आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मेरे माध्यम से मिला होगा, यूट्यूब चैनल हमारा उज्ज्वल क्लासेस से मिला होगा, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में जो है इसको भेजें और कमेंट के माध्यम से बताएं। क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आज यह पहला वीडियो आप लोगों के लिए हमने भेजा है। और हमारा व्हाट्सअप नंबर 7860452083 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए भी जुड़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत।